दोस्तों, जब एक 25 वर्षीय लड़की काफी सालों बाद दिल्ली में आईएएस एग्जाम पास करने के बाद वो काफी सालों बाद दिल्ली से अपने गांव जा रही होती है और थर्ड एसी में सफर करती हुई, जो उसके लिए पहली बार वो सफर था किसी थर्ड एसी ट्रेन में सफर करते हुए, और वो भी आईएएस एग्जाम पास आउट करने के बाद, तो काफी हर्षोल्लासित थी क्योंकि उसके सपने पूरे हो गए काफी सालों के मेहनत के बाद। जी हाँ। और वो काफी खुशी खुशी वो ट्रेन से अपने गांव जा रही होती है और गांव के जब स्टेशन पे उतरती है तो प्लेटफॉर्म पे उतरती ही उसको प्रणाम करती है। और उसके बाद जब बाहर निकलती है तो देखती है कि कुछ भिखारियों की लाइन लगी पड़ी है। उसमें से वो क्या करती है कि एक बूढ़े बुजुर्ग भिखारी होते हैं, उनको क्या करते हैं, वो पैसे निकाल कर उसमें देती है। देने के बाद वो आगे बढ़ जाती है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है वो थोड़ी देर रुकती है, उसको कुछ रियलाइज होता है कि अरे ये क्या। वो टर्न करती है, उस भिखारी के पास आके देखती है तो भिखारी जो है अपने कटोरे में से वो पैसे निकाल के रखने के लिए कह रहे हैं। जैसे ही वो देखती है बोलती है, पिताजी आप यहां। अब जैसे ही वो लड़की बोलती है पिताजी आप यहां, और वो भिखारी जो है देख के आंखों से आंसू उसके निकल जाते हैं। वो रोने लगता है भर भर। रोने के बाद वो सर झुका के अपने हाथे जोड़ लेता है और हाथ जोड़ने के बाद कुछ नहीं बोलता, बस ऐसी हाथ जोड़ के वो चुपचाप नम हो जाता है और रोने लगता है। अब लड़की ये देखते ही वो भी रोने लगती है। तो दोस्तों, कौन था ये भिखारी जो इस लड़की को देखते ही रोने लगता है, और कौन थी ये लड़की जो देखते ही उसको पिता बोलती है, और आखिर ये आईएएस अफसर है तो उसका जो पिता है वो आखिर वो भिखारी क्यों था। तो आइए इस कहानी को जानने के लिए पूरा स्टोरी, पूरी कहानी आपको अंत तक सुननी होगी। तो आइए, हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, स्वागत करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनो कहानी जी में। दोस्तों, एक कहानी है यूपी के एक छोटे से गांव की, जहां पे एक राम किशन यादव अपनी पत्नी के साथ और एक करीब 6-7 वर्षीय बेटी के साथ ईंट के भट्टे पे काम कर रहा होता है। अब वो वहां पे वो काम कर रहा होता है ईंट के भट्टे पे, दोनों मेहनत मेहनत मजदूरी करके अपना घर पालन पोषण कर रहे होते हैं। अब क्या है कि जब बच्ची जो उनकी बड़ी बेटी होती है 6-7 साल की होती है, उसका नाम होता है मालती, और राम किशन और उसकी पत्नी जो होते हैं सब दोनों मिलके ईंट के भट्टे पे काम करते हैं। और मालती जो है कभी कभार उनके साथ आके वो भी काम हाथ बटाती रहती है, नहीं तो वो घर पे रहती है और वो पढ़ती है एक सरकारी स्कूल में, गांव के स्कूल में पढ़ती है। अब क्या है कि जब 6-7 साल की मालती हो जाती है तो गांव वाले बोलते हैं, और भी जो मेहनत मजदूरी कर रहे होते हैं वहां पे ईंट भट्टे पे, बोलते हैं कि अरे तुम्हारी इकलौती एक ही बेटी है, ये भी चली जाएगी तो तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारे खिलाने के लिए कौन रहेगा, फिर भूखे मरोगे। तो ऐसा करो कि एक बच्चा और कर लो। अब वो राम किशन की जो बीवी होती है शीला, उसका कहना था कि नहीं नहीं, हमारे लिए एक ही बेटी काफी है, हम दूसरा बच्चा नहीं करना चाहते। लेकिन और भी रिश्तेदार परिजन ये सब होते हैं, काफी दबाव करने के बाद बोलते हैं कि एक बेटा कर लो, कम से कम बेटा होगा तो वो तुम्हारा अपना होगा। बेटी तो पराई धन होती है, कल को ये चली जाएगी तो तुम्हें कौन खिलाएगा, फिर तुम लोग भूखे मरोगे, फिर तुम्हें बुढ़ापे में कौन तुम्हारी देख रेख करेगा, दवा दारू ये सब कौन करेगा, तुम्हें कौन खिलाएगा। ऐसा बोल के उन्होंने काफी प्रेशराइज कुछ महीनों तक करते रहे। अंत में उन्होंने सोचा कि चलो, न चाहते हुए भी उन्होंने सोचा कि चलो एक बच्चा जो है हम और पैदा करते हैं ताकि वो हो, और खासकर वो इस उम्मीद में कि वो लड़का हो। अब चूंकि रामकिशन और उसकी पत्नी शीला को यह पता था कि उनके अंदर कॉम्प्लिकेशन था, क्योंकि जब उनकी बेटी थी मालती वो काफी कॉम्प्लिकेशंस के बाद पैदा हुई थी, तो उनको मालूम था कि अगर दूसरे बच्चे के लिए वो जाएंगे तो उनके लिए जान का खतरा हो सकता है शीला के लिए। फिर भी ना चाहते हुए, काफी प्रेशर में आते हुए, उनको भी मन सोचा कि शायद एक बच्चा हम और कर लेते हैं, काफी साल की तो हो गई, मालती भी करीब 7-8 साल की हो गई। तब उन्होंने क्या किया कि एक बच्चे का प्लान करते हैं, और फाइनली एक बच्चा जब वो गर्भवती होती है शीला, फिर क्या होता है कि ईंट भट्टे पे ही काम कर रही होती है जैसे कि और भी लेबर क्लास के जो लोग काम करते थे। तो वो गर्भवती होने के बाद भी वहां पे वो काम कर रही होती है। अचानक एक दिन उसका एक पैर फिसल जाता है, वो ईंट भट्टे पे ही स्लिप करके वो गिर जाती है। गिरने के बाद क्या होता है कि उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। वहां जाती है, हॉस्पिटलाइज होने के बाद क्या होता है कि उसके जो है कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। अचानक जो डॉक्टर बोलते हैं कि इनको तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा और बहुत ही खतरा है। खतरा करने के बाद डॉक्टर जो है ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन करने के बाद पता चलता है कि बच्चा जो है वो मृत पैदा हुआ है, और वो समय से पहले पैदा हुआ, और वो भी मृत पाया गया, मरा हुआ पाया गया। और जो बच्चे की जो माँ है, मतलब जो शीला जो है, वो भी काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में है, उसने बचने की उम्मीद काफ़ी कम है। तो डॉक्टर ये अपना सुना के वो चले गए, और उन्होंने बोला कि सिर्फ हम 24 घंटे का देखेंगे, 24 घंटे अगर ये बच गई तो बच गई, वरना फिर बहुत ही मुश्किल है। अब इस दरमियान क्या है कि हल्का होश में शीला भी थी, और लग रहा था कि शायद वो आ जाएगी, प्रार्थना कर रहे थे मालती जो उसकी बेटी होती है वो, और इधर रामकिशन जो है ये भी प्रार्थना कर रहे होते हैं। काफ़ी लोग भी थे, उनको लगता था कि शायद वो बच जाएगी। लेकिन काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद भी अगले दिन जो है सुबह के वक्त डॉक्टर ये घोषित कर देते हैं कि उसकी प्राण जो है वो निकल गई और वो गुजर गई। तो इस तरह से बच्चा और माँ दोनों के दोनों गुजर गए।
अब ये जो दुख का जो समय था काफ़ी दुखदायक था और काफ़ी बड़ा पहाड़ टूट गया था रामकिशन और उसके परिवार पे, मतलब कि उसकी बेटी पे। अब परिवार में सिर्फ 2 ही जन बचे थे, रामकिशन और उसकी बेटी। माँ तो चली गई और जो एक बच्चा पैदा हुआ था समय से पहले वो भी गुज़र गया। अब क्या है कि रामकिशन जो है अब सो ईंट भट्टे पे काम कर रहा है और सोच रहा है कि उसकी बेटी जो है वो भी उसके साथ आके काम करे, लेकिन वो अपनी बेटी को मना करता था और कहता था कि तुम स्कूल जाओ। क्योंकि रामकिशन की जो पत्नी थी शीला, वो क्या करती थी कि चूंकि वो समझती थी कि हमारी इकलौती ही बेटी, एक ही बेटी है, तो इसको हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे। क्योंकि जिस ईंट भट्टे पे वो काम करते थे वहां का जो वो मालिक था, जो साहूकार था, वो क्या था कि काफी पैसे वाला था, तो इनको हमेशा जो था डांटता फटकारता था, काफी इनको थोड़ा नीचा दिखाता था। तो इनको लगता था कि हमारे पास आज पैसा नहीं है, आज हमारे पास कोई अच्छी नौकरी या पढ़ाई लिखाई हम नहीं किए हुए हैं, तो इसलिए वजह से ये हमें डांट रहे हैं। क्योंकि रामकिशन की जो पत्नी थी वो काफी तेज दिमाग की थी, तो इन सब बातों को अच्छी तरह से समझती थी। लेकिन चूंकि वो मजबूर थी, कोई उपाय नहीं था, रोजी रोटी के लिए ये करना पड़ेगा, इसलिए वो वहां पे काम करती थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें उसको जो है पिंच करती थी, जो साहूकार जो है वहां ईंट भट्टे पे वो बोलता रहता है इन लोगों को। तो वो अपनी बेटी को क्या करती थी कि हमेशा बोलती थी कि बेटा तुम हमारे साथ ये काम फ्यूचर में नहीं करोगी, और तुम पढ़ोगी और पढ़ लिख के एक दिन तुम अफसर बनोगी, वो भी गाड़ी, लाल गाड़ी वाली अफसर बनोगी। ये माँ जो है हमेशा उसको बोलती रहती थी और प्रोत्साहित करती रहती थी। अब ये बातें जो है रामकिशन भी सुना करता था, सुनते सुनते क्या है कि वो भी अपनी बेटी को वैसी प्रेरित किया करता था। अब क्या है कि उसकी बच्ची जो है सरकारी स्कूल में जाती थी। अब सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, वहीं पे माँ तो चली गई, लेकिन अब माँ की जो यादें और जो बातें रह गई, उसी को क्या है कि अब रामकिशन और उसकी जो बेटी है उन्होंने उसको गांठ बांध ली कि हमें उसी के सपना जो है उसको पूरा करना है। सरकारी स्कूल में मालती जाती रहती है, पढ़ते पढ़ते वहीं से वो अपना 10th का बोर्ड का एग्जाम देके पास करती है। फिर 11वीं 12वीं वहीं पे एक सरकारी उच्च विद्यालय से वहाँ पे वो पढ़ लिख के पास करती है। जब 12वीं पास कर जाती है तो वक्त आता है ग्रेजुएशन करने का। अब ग्रेजुएशन के लिए थोड़े बहुत पैसे चाहिए, तो पैसे चाहिए तो रामकिशन जो है कैसे भी करके साहूकार से वो बोल के ले लेता है। साहूकार जो उसे बड़ा सुनाता है कि क्या तुम बेटी के लिए पैसे ले रहे हो, अरे बेटी को शादी करके निकालो, उसको भेज दो, क्यों पैसे वैसे उस पर जाया कर रहे हो, क्योंकि जितना भी तुम उसको पढ़ाओगे लिखाओगे, अंत में उसकी शादी कर दोगे तो सब उसका ससुराल चले जाएंगे। तो जब भी वो पैसे मांगने साहूकार के पास जाता था तो वो भी काफी उसको खरी खोटी सुनाता था। वो बोलता था कि क्यों अपनी बच्ची पे पैसे वेस्ट कर रहे हो, अरे अपने बुढ़ापे के लिए बचा के रखो, क्योंकि ये बच्ची जो है तुम इसको पढ़ाओगे लिखाओगे, कल को ये नौकरी भी पा लेती है तो क्या होगा, इससे तुम्हें क्या मिलना है, उसको शादी करोगे ना, शादी करके वो किसी और के घर चली जाएगी, फाइनली जो उसका पति होगा उसके घर के ससुराल होंगे, सब उस चीज का फायदा उनको होगा, तुम्हारा क्या रहेगा, तो जो तुम्हारे पास पैसे है कम से कम वो तो बचा के रखो। वो साहूकार जो है इनको हमेशा बोला करता था। लेकिन रामकिशन जो है उसके ध्यान में था सिर्फ अपनी पत्नी की बातें कि नहीं, मेरी बेटी को जो है ना पढ़ा लिखा के मुझे आगे लेके जाना है, उसे कुछ ना कुछ जीवन में बनाना है, बाकी जो भाग्य में होना है वो होगा ही। अब ऐसे करके वो पढ़ाता है तो बच्ची जो है 12वीं पास करने के बाद ग्रेजुएशन करती है। तो जैसे तैसे ग्रेजुएशन एक पास के थोड़े से एक शहर होता है गांव से, वहीं पे जाके वो करती है। अब वो धीरे धीरे ग्रेजुएशन करने के बाद वो पढ़ तो लेती है ग्रेजुएशन, जैसे तैसे रामकिशन उसको पढ़ा तो देता है। लेकिन इस दरमियान क्या होता है कि कहीं ना कहीं मालती को जो है अब लगता है कि वो अब कुछ नौकरी वोकरी पाने के वो है, क्योंकि पढ़ने में काफी तेज थी तो उसको लगा कि शायद वो नौकरी पा जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो पिता से अब कहती थी कि पिताजी अब मैं ना थोड़ा सा नौकरी के लिए प्रयास कर रही हूँ, तो कहीं अगर अच्छा मैं कुछ कोर्स कर लूँ, कुछ पढ़ लूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मुझे कोई जॉब मिल जाएगा तो आपको जो ईंट भट्टे पे ये काम करना है वो नहीं करना पड़ेगा। तो पिता को लगता है कि भाई ठीक है, बात तो अच्छी कह रही है, तो उसको थोड़ा बहुत पैसे उधार उधार लेके उसको जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट कराते थे। ग्रेजुएशन तक आते आते अब उसको क्या लगता है कि मैं अगर आईएएस अफसर की तैयारी करूं, जो उसकी माँ बोलती थी बचपन में, तो क्यों ना एक बार मैं उसको ट्राई करूं। तो उसके दिलो दिमाग में मालती के आ जाता है कि ग्रेजुएट तो हो गई है, अब क्यों ना क्यों वो आईएएस अफसर की पढ़ाई के लिए तैयारी करे। और उसके लिए उसको दिल्ली जाने का हुआ, और भी कुछ लड़कियां थी उसके गाँव की जो इकट्ठे जाना चाह रही थी साथ में। तो ये बात दिलो दिमाग मालती के बात आ गई, जो उसकी माँ ने बचपन में उसे कहा था कि बेटा बेटा तुम पढ़ लिख के एक बड़ा अफसर बनना, खासकर लाल बत्ती वाला। तो वो सोच रही थी क्यों ना मैं एक ट्राई करूँ, कोशिश करूँ, पढ़ने में तेजी हूँ तो देख लेती हूँ। अब ये बात जो अपने पिता से बोलती है, पिता को लगता है कि बहुत अच्छी बात है, तुम पढ़ो बेटा। जब वो अपने आसपास के जो उसके कुछ रिश्तेदार होते हैं और वो जो ईंट के भट्टे पे जो काम करने वाले और लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि अरे तुम बावले हो गए, तुम पगला गए हो क्या, तुम अपनी बेटी को ग्रेजुएशन के बाद भी अब पढ़ाने के लिए दिल्ली भेजोगे, कहाँ से लाओगे इतने पैसे, लाखों में लगेंगे। उससे अच्छा है तुम उसकी शादी कर दो, ग्रेजुएट होगी, शादी कर दो, कोई अच्छा हाथ पीले कर दो, भेज दो उसको किसी घर में अपना, जाएगी वहीं पढ़ेगी लिखेगी, जो करना है वहीं पे करेगी। अब ये बात इसको दिलो दिमाग में डाल दिया।
ये बात जो है मालती सुन लेती है, क्योंकि अब वो बड़ी होगी है, ग्रेजुएट होगी, सुन लेती है। अब क्या करती है, वो अपने पिता से दबाव में कुछ नहीं डालती, अब घर पे वो गुमसुम चुपचाप बैठी रहती है। अब मालती को गुमसुम देखने के बाद पिता को समझ में आ जाता है कि मालती जो है आज जो है वो ईंट भट्टे पे वो सारी बातें वो सुन ली है, और कहीं ना कहीं इसके दिल दिमाग में खर्चे को लेकर चल रहा है, इसलिए वो जो है अब वो गुमसुम हो गई और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान कम कर रही है। जब उसने पूछा मालती से कि मालती बेटा बताओ क्या कर रहे हो, आगे का तुम्हारा क्या विचार है, तो मालती कह रही पिताजी ऐसा है कि मैं यहीं पास के जो छोटा सा शहर है, मैं यहीं पे कोई ना कोई एक नौकरी कर लूंगी, और उससे जो पैसे आएंगे हमारा घर चलता रहेगा, तो हम कर लेंगे, कहीं ना कहीं कैसे भी गुजारा हो जाएगा। अब ये बोलते ही रामकिशन को लगा कि यार ये कैसी बात कर रही है, कल तक ले तो ये आईएएस अफसर की तैयारी की बात कर रही थी, दिल्ली जाने की बात कर रही थी, आज ये कह रही कि मैं यहीं पे कर लूंगी। तब इस पे रामकिशन जो है उसको समझाता है कि बेटा देखो ऐसा, तुम्हें जो करना है जीवन में, जो तुम्हारी माँ की इच्छा थी, तुम्हें उसे पूरा करना है। तुम पढ़ने में तेज हो, तुमने यहाँ तक ले तो पढ़ाई कर ली, अब तुम्हें अगर आईएएस की तैयारी करनी है तो तुम जाओ, करो। तुम्हें अगर दिल्ली जाना है तो तुम जाओ, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताओ कि कितने पैसे चाहिए। तो मालती कहती है कि पिताजी ऐसा है कि अभी मुझे जो है ज़्यादा नहीं चाहिए, करीब 20,000 रुपये चाहिए दिल्ली जाने के लिए, और ये अपना एडमिशन वगैरह यहाँ कोचिंग सेंटर्स में करने के लिए। वो बोलते हैं नहीं 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 नहीं, अभी 20,000 नहीं, पूरा मुझे बताओ कि तुम्हारा कितने साल का है, कितने पैसे चाहिए, कितने खर्चे चाहिए, सारा खर्चा मिला के, दिल्ली में एडमिशन, रहना, खाना पीना सब कुछ मिला के, और कितने साल का टोटल कितना खर्चा। तो कह रही कि दिल्ली में जाकर एडमिशन कराना, कोचिंग सेंटर में रहना, फिर जहाँ पे अपने पीजी वगैरह या हॉस्टल्स वगैरह में जहाँ लड़कियों का है वहाँ रहना, खाना पीना, ये सब कर करा के सब कुछ वो बोल रही है कि मुझे करीब 2 साल या 3 साल भी लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं, अगर मैं एक बार में क्लियर नहीं कर पाई तो। सारा कुछ करने के बाद अब 3-4 साल का मान के चलो, तो मुझे 4 से 5 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ेगी, ये पूरा ओवरऑल। तो बोलते हैं लेकिन नहीं, छोड़ दीजिए, मुझे आप अभी 20,000 रुपये दे देंगे तो भी चलेगा। वो बोलते कोई बात नहीं, तू बैठ। अगले दिन सुबह रामकिशन उठता है और सीधे जाता है उसी ईंट भट्टे के साहूकार के घर पे। जहाँ पे जाने के बाद वो साहूकार से बोलता है कि देखिए ऐसा है मालिक, कि मेरी बेटी जो है दिल्ली जाना चाहती है, और मेरा भी सपना और उसकी माँ की भी आखिरी अंतिम इच्छा यही थी कि वो पढ़ना चाहती है। तो वैसा है कि मेरे पास और कुछ ऑप्शन नहीं है, ना ही मैं और कुछ सोचना चाहता हूँ, और मेरे लिए और कोई जीवन में करना क्या है, मैं किसके लिए करूँगा। तो जो एक मेरे पास छोटा मोटा एक झोपड़ा एक घर है, मैं मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं वो आपको दे के, मैं उसके पैसे लेके और मैं उसको पढ़ाई के लिए भेजना चाहता हूँ। तो वो कहता है साहूकार की देखो तुम, ऐसा है कि अगर यही जो तुम्हारा एक छोटा सा झोपड़ा है तुम उसी को दे दोगे तो तुम कहाँ रहोगे। तब रामकिशन कहता है कि ऐसा है कि आप मुझसे उस घर के 5 लाख रुपए दे दीजिए, और उसके बाद मैं मेरे से आप 20,000 रुपये ले लीजिए, मैं उसी घर में ना भाड़े पे रहूंगा, और मुझसे हर महीने का भाड़ा लेते रहिएगा, और जब तक ले मेरी लड़की है उसे ये सब कुछ पता नहीं होना चाहिए, और जब वो चली जाएगी तो मैं उस घर में रहूंगा, और मैं आपको ईंट भट्टे पे काम करूंगा, भाड़ा चुकाऊंगा, और जिस दिन मैं आपको 5 लाख रुपए दे दूंगा आप मुझे वो घर दे दीजिएगा, नहीं तो ये घर आपका। ऐसे बोल के वो कर देती। तो 5 लाख रुपये साहूकार जो है रामकिशन को दे देता है, और जिसमें 20,000 रुपये रामकिशन जो है तुरंत साहूकार को दे देता है उस घर का भाड़ा जिसमें वो रहेंगे, और 4,80,000 रुपये वो लेके आता है। लेके आने बाद बेटी के साथ वो शहर जाता है दिल्ली। दिल्ली में जाने के बाद उसका एक अकाउंट खुलवाता है, वहाँ पे वो सारे पैसे उसको जमा कर देता है, फिर वो एडमिशन करवा लेती है कोचिंग में, एक पीजी में रह लेती है, पढ़ाई लिखाई उसकी शुरू हो जाती है। रामकिशन जो है वहीं से ट्रेन पकड़ता है और सीधे अपने गांव आ जाता है, और सारे पैसे जो है 4,80,000 रुपये बेटी के अकाउंट में जमा कर देता है, और बोलता है कि बेटा आज से ये सारे पैसे तेरे, तुझे जितने खर्चे हो, जो जो खर्चे लगे खाने पीने कोई भी हो, ये सब तुझे करना है, लेकिन बेटा पढ़ के आना है, और जरूर कुछ बन के आना है बेटा, ये करके आना। तो ऐसे करके वो रामकिशन आ जाता है अपने गांव। गांव पे आने के बाद फिर वो इसी घर में वो भाड़े पे रहता है, जैसी बात हुई थी साहूकार से, और मेहनत मजदूरी वो चालू कर देता है वहीं ईंट के भट्टे पे। समय बीतता गया, कर कराते होता गया। अब करीब 2 साल बीत गए। अब दिल्ली में इधर जो बेटी है मालती, वो पढ़ाई लिखाई करके फर्स्ट अटेम्प्ट निकाल लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर इंटरव्यू में उसका मामला फंस जाता है। दूसरे साल काफ़ी टफ होता है, वो निकाल नहीं पाती है, बहुत दुखी होती है। और उसके साथ जो उसके गांव की और भी जो लड़कियां गई हुई थी वो भी करती है कोशिश, वो भी देख के बड़ी दुखी होती है कि चलो हमारा तो रहन सहन ठीक है, खान पान, लेकिन मालती के लिए कहीं ना कहीं ये जीवन और मरने की चीज़ है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये पास आउट करना जरूरी है, क्योंकि उसके पिता ने सब कुछ बेच के उसको यहाँ पढ़ाने के लिए भेज दिया। उनके पास कुछ नहीं बचा, एक छत था वो भी दे दिया है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत ज़रूरी था अगर मालती निकाल लेती तो, लेकिन मालती नहीं निकाल पाती, वो बहुत दुखी होती है। अब उसके जो सब फ्रेंड्स लोग होते हैं, सखियाँ जो होती हैं, उसको समझाती बुझाती हैं, बोलती। अब सखियाँ जो ये समझाती रही उसको, लेकिन 2 साल के बाद 3 साल 4 साल गुजरता है, सखियाँ जो है सब एक एक करके वापस गाँव चली जाती हैं, वो नहीं निकाल पाती हैं। फाइनली करीब 4.5-5 साल होने के बाद मालती जो है प्रीलिम निकालने के बाद फिर वो आईएएस का एग्जाम निकाल लेती है, इंटरव्यू सेक्शन भी क्लियर कर लेती है, और इस तरह से वो आईएएस का एग्जाम पास आउट करने के बाद फिर वो उसी तरह ट्रेन में आती है। ट्रेन में बैठ के आने के बाद
वैसे ही उसी स्टेशन पे उतरती है। उतरने के बाद जैसी ट्रेन के बाहर वो निकलती है, अपने गाँव के स्टेशन को प्रणाम करते हुए जैसे ही वो सीढ़ियों से उतरते हुए बाहर को निकलती है, भिखारियों की लाइन होती है जहाँ पे वो देखती है कि एक बूढ़े भिखारी को वो कुछ पैसे देके आगे बढ़ती है। फिर उसको दिमाग में कुछ खनकता है कि अरे ज़रूर कुछ बात है, मुझे देखा-देखा सा लग रहा है। वो पीछे मुड़ती है, उस भिखारी के पास आती है, देखने के बाद 2 सेकंड के बाद बोलती है, "बाबा, पिताजी।" वैसे करके बोलती है तो वो बाबा जो है अपने पैसे वो उसमें कटोरे में देख रहे होते हैं। अचानक बाबा बोलती है ऊपर देखते हैं, तो देखने के बाद जब नज़रें मिलती है तो बाबा जो है फूट-फूट को रोने लगते हैं और मालती जो है वो भी फूट-फूट कर देख के रोने लगती है। बाबा जो है हाथ जोड़ने लगते हैं, "बेटा मुझे माफ़ कर दो बेटा।" वो बोलते हैं, "अरे पापा ऐसे क्यों आप बोल रहे हैं?" फिर वो क्या करती है, उठाती है, उनसे पूछती है क्या हुआ? तो फिर वो क्या होता है कि रामकिशन जो फिर अपनी कहानी बताता है कि बेटा ऐसा है, तुमको मैं वहाँ पे छोड़ के आ गया, फिर यहाँ पे आने के बाद मैं ईंट के भट्टे पे काम करने लगा। करते-करते क्या हुआ कि कुछ महीने बीतने के बाद एक दिन अचानक मेरे पैर स्लिप कर गए, ईंट के भट्टे पे मैं गिर गया, मेरे पैर में चोट हो गई। उस दिन के बाद मैं चलना मुश्किल हो गया, मैं चल नहीं पाता और काम नहीं कर पाता और भार भी नहीं उठा पाता हूँ। तो मैं जो है क्या है कि जो इस घर पे मैं भाड़े पे रह रहा था, चूँकि वो घर मैंने बेच दिया था। अब ये मालती को नहीं पता था, मालती ये बात सुनते ही रोने लगी कि पिता ने उसके लिए वो घर बेच दिया, क्योंकि उसको पता नहीं था, उसे लगता था वो घर वैसी है, पैसे उधार पे लिए हैं पिता ने। लेकिन वो बोलते हैं कि मैंने वो घर उस साहूकार से बेच दिया था और पैसे दे के उसके भाड़े पे मैं रह रहा था। अब जिस दिन उसके पैसे खत्म हो गए, जो 20,000 दिए थे, उसके बाद मैं उसको ईंट के भट्टे पे काम कर कर के उसका भाड़ा दे रहा था। अब जब से मैंने उसका भाड़ा देना बंद कर दिया, क्योंकि मैं ईंट के भट्टे पे काम करना बंद कर दिया, तो 1 डेढ़ महीने बाद जब मैं घर पे रहा, जब उसको भाड़ा नहीं मिला तो उसने मुझे घर से निकाल दिया साहूकार ने। अब निकलने के बाद मेरे पास बेटा कोई ऑप्शन नहीं था, मैं कहीं भी कमा खा नहीं सकता, कुछ काम नहीं कर पाता। इसलिए क्या हुआ कि मैं जो अब भीख माँगने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और मैं तुमसे जो भी बात विचार होती थी, जो भी चिट्ठी पत्र लिखते थे, अभी इस दरमियान करीब 1 डेढ़ साल से वो भी सब कुछ बंद हो चुका है। अब मैं तुमसे जो क्या है कि बात विचार भी नहीं कर पाया, क्योंकि मैं ये कर रहा था, मैं तुमसे ये बोल भी नहीं सकता था। तो मुझे लगा कि तुम जिस दिन बन जाओगी, तुम अपने जीवन में खुशहाल बन जाओ, मेरे लिए यही सबसे बड़ी चीज़ है और इसके अलावा मेरे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मेरा जीवन क्या है, अब तो मेरा जहाँ ये समय निकल रहा है, एक दिन होगा जो मैं भी निकल जाऊँगा, लेकिन तुम्हारे जीवन की अभी शुरुआत है, इसलिए बेटा तुम कुछ बन जाती, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो। अब ये बात सुनते ही मालती की आंखों में आंसू आ गए, बहुत रोने लगी। वो सबसे पहले क्या करती है कि पिता को उठाती है, पिता को उठाने के बाद सीधे उस घर में जाती है जहाँ पे ताला लगा था। वहाँ से बाद वो सीधे साहूकार के पास जाती है और उनसे पूछती है कि देखिए ऐसा है कि आपका वो घर जो है, ये हमारा जो घर है, जो आपके पिताजी ने आपसे जो बेचा था, वो घर हमें आप वापस दीजिए, आपको कितने पैसे चाहिए? उन्होंने बोला कितने पैसे चाहिए? वो बोलती है कि देखिए वो आईएएस अफसर बन गई है और उसकी पोस्टिंग कहीं न कहीं पास के गाँव में कहीं पे होने वाली थी। तब वो बोली कि देखिए अब मैं ये बन गई हूँ, अब बड़े अफसर बन गई हैं, आप मुझे ये घर दे दीजिए और उसके बाद जितने पैसे होंगे मैं आपको सब चुका दूँगी। अब चूंकि साहूकार जानता था कि ये तो आईएएस अफसर बन गई है, बड़े ही एक आप कह सकते हैं कि प्रशासन में आ गई है, तो इससे हम कुछ ना नुकुर भी नहीं कर सकते थे और देखिए कि चलो ठीक है पैसा तो दे ही रहे। अब उसने मन मुताबिक अपना बढ़ा के जो रेट बोल दिया, इसने बोला चलो मैं तुम्हें दे दूंगी, अभी फिलहाल तुम हमें चाबी दो। तो उसने वो चाबी दे दी, वो अपने पिता को उस घर में लेके आई, साफ सफाई करने के बाद उस घर को पहले की तरह वो कर दी। अब पिता को जो अपने आराम से बेड पर बिठा दिया, बोली कि आप अब आप यहीं बैठेंगे, मैं आपकी सेवा करूंगी। वो अच्छे से तरह से बना खिला के सब कुछ कर करके कुछ दिन, हफ्ते 10 दिन वहाँ पे गुजरते हैं। गुजरने के बाद फिर वो क्या करती है, जब उसकी जॉइनिंग का टाइम आता है, वो नौकरी जॉइन करती है। फिर वहाँ से जब उसका काम चालू होता है, पिता को भी वहीं लेके जाती है। फिर वहाँ से गाँव आना, गाँव जाना, ये सब चलता रहता है। एक दिन क्या होता है कि उसी गाँव में एक फंक्शन होता है, उसी साहूकार जो है वही एक नया ईंट का भट्टा खोलते हैं, जिसके लिए वो गाँव में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं। तो वो सबको बोलते हैं कि भैया ऐसा है कि हमें यहाँ पे चीफ गेस्ट बुलाना है, तो किसको बुलाया जाए? तो एक उनमें से कह देता है कि अरे क्यों नहीं रामकिशन की बेटी को बुला लेते हो, नए नए आईएएस अफसर बनी है भाई, बहुत है, उससे बड़ा और कौन अच्छा हो सकता है। तो ना चाहते हुए भी साहूकार को लगा कि अब जब गांव वाले बोल रहे हैं तो मुझे बुलाना ही पड़ेगा। वो उसके बुलाते हैं रामकिशन की बेटी को, और रामकिशन की बेटी मालती आती है और स्टेज पे खड़े होकर पूरे गांव वालों के सामने वो अपनी पूरी कहानी बताती है कि देखिए ऐसा है, मेरे पिता जो है मुझे अपने पाला पोषा पढ़ाया लिखाया सब कुछ दाव पे लगा दिया, मेरी माँ चली गई और लेकिन उनकी आखिरी इच्छा थी कि मैं आईएएस अफसर बनूं, और मेरे पिता ने उनकी आखिरी इच्छा को जारी रखते हुए मुझे अपने घर सब कुछ तक बेच दिया और मुझे पढ़ाने के लिए, और फाइनली जब मैं पढ़ के आज बन के आ गई हूँ, तब मेरा फर्ज है कि मैं अपने पिता की देख रेख करूँ। और इसलिए वो कहती हूँ कि जितनी भी लड़कियां हैं गाँव में, चाहे आपके पास बेटा नहीं हो, लड़का नहीं हो, आप सबको पढ़ाइए, कि आपको पता नहीं कौन लड़की कब पढ़ लिख कर बड़ा हो जाए और कौन आपका दुख हरने वाली बन जाए, जो हो सकता है कि आपकी बेटा ना करे, या हो सकता है आपके पास बेटा ना हो, खाली बेटियां ही हो, तो कम से कम आप उन्हें पढ़ाइए कि एक दिन आपकी वही बेटियां आपके लिए बेटे से भी ज़्यादा काम करेगी और आपकी बहुत बड़ा नाम रोशन करेगी और बेटे से कहीं कम नहीं पड़ेंगी। तो ऐसा करके बहुत ही अच्छा उसने वहाँ पे सब लोगों को प्रोत्साहित किया। मालती ने काफ़ी लोग खुश हुए कि देखिए हमारी जो ईंट भट्टे पे छोटी सी बच्ची जो आती थी, नाक बहती थी, आज देखो वो आईएएस अफसर बन गई है बहुत बड़े लेवल पे और इस पूरा गाँव में प्रतिष्ठा है, लाल गाड़ी में आई है।
देखिए तो ये काफ़ी कुछ जो है उसको अच्छा लगा। और साहूकार जो है उसका भी जो है कहीं न कहीं मन में एक एम्बैरेसमेंट जो फ़ील होती है कि देखो वो बच्ची जिसका पिता यहाँ पे काम करता था, आज देखो वही इतनी बड़ी हो गई है कि हमें सलाम ठुकना पड़ रहा है। तो ख़ैर ये समय का तो तकाज़ा था। करते-कराते उसकी जॉइनिंग हो जाती है, वो जॉइनिंग चले जाती है, कुछ साल गुज़रते हैं, गुज़रने अपनी एक बैचमेट्स का आईएएस अफ़सर होता है जिससे वो शादी कर लेती है। लेकिन शादी करने से पहले उस लड़के से वो कहती है आईएएस अफ़सर से कि देखिए आपसे मैं तभी शादी करूँगी जब आप इस बात से मानेंगे कि मेरे पिताजी वो मेरे साथ रहेंगे। अगर आपको ये टर्म्स कंडीशन मंजूर है तो आप मैं आपसे शादी करूंगी, वरना फिर हम नहीं कर सकते शादी, क्योंकि मेरे पिता मेरे लिए जीवन में सबसे बड़े हैं, उनके लिए कोई नहीं है। फिर वो अपनी कहानी पूरी उस लड़के को सुनाती है। लड़का जो है कहानी सुनने के बाद वाकई में बोलता है कि काफ़ी इंस्पायरिंग प्रोत्साहित वाली कहानी है। तो वो बोलता है हाँ बिल्कुल कोई बात नहीं, तुम्हारे पिता मेरे पिता हैं। फिर वो साथ में जो क्या है कि वो रख लेता, वो रहने लगती है। तो फिर क्या है कि आगे का जो जीवन होता है राम किशन का वो बहुत ही खुशहाल, हालांकि वो काम चलने फिरने लायक बहुत कम हो गए थे, लेकिन जीवन में बाकी के जो दिन बचे तो काफ़ी आरामदायक और बेटी का सुखी जीवन देखते हुए काफ़ी जो है राम किशन का जो था सारा दुख जो है आप कह सकते हैं कि जीवन में निकल गया। तो दोस्तों ये थी कहानी एक बेटी की, जो हम कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, जो एक नारा है। तो इस नारे पे देखते हैं कि बेटियां कहीं किसी से कम नहीं है। और देखिए कि जो बेटे के चक्कर में जिस माँ को समाज ने प्रेशराइज किया, वो बेचारी आखिर माँ की भी जान चली गई, वो बेटा भी नहीं हुआ और अंत में काम आया वो बेटी ही। और बेटी जो माँ के सपने थे आखिर उसने कर दिखाया। एक पिता जो अपना सब कुछ बेटी पे झोंक दिया, उस बेटी ने उसको झुकने नहीं दिया पिता को। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी, और इस कहानी को प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि ये कहानी जो है और लोगों को और घरों में और बेटियों को प्रोत्साहित करे जीवन में बहुत अच्छा काम करने के लिए। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।